हेलो फ्रेंड्स, WS क्यूब टेक के चैनल पे मैं सुरेंद्र आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। आज से हम लोग एक नई सीरीज लेते हुए चल रहे हैं। अभी हम लोग कुछ पैटर्न्स को डिस्कस करेंगे और उन पैटर्न्स को यानी कि अलग अलग जो पैटर्न्स हैं उनको हम लोग अपने सी लैंग्वेज को यूज करते हुए क्रिएट करेंगे। तो आप लोग जानते हैं कि सी लैंग्वेज को यूज करने के लिए आपको कोई सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, मीन्स कोई आईडी की रिक्वायरमेंट होती है। आप लोग चाहें तो टर्बो सी को यूज कर सकते हैं, डेवलपर सी प्लस प्लस को कर सकते हैं और दूसरी आईडीज को भी आप लोग यूज में ले सकते हैं। मैं अभी इन पैटर्न्स को यूज करने के लिए डेवलपर सी प्लस प्लस की आईडी को यूज लूंगा। तो आप लोग जानते हैं कि डेवलपर सी प्लस प्लस को इंस्टॉल करने के बाद जब आप उसको स्टार्ट करते हैं तो अपने कोड को लिखने के लिए आपको एक फाइल की रिक्वायरमेंट होती है। फाइल के लिए मैं यहाँ पर मेन्यूज में जाऊंगा, यानी कि फाइल मेन्यूज में आप जाकर के देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा न्यू, और फिर इसके अंदर आपको ऑप्शन मिलता है सोर्स फाइल। सोर्स फाइल एक ऐसी फाइल होती है जिसमें हम लोग अपनी कुछ कोडिंग करते हैं, अपना प्रोग्राम बनाते हैं। आप जानते हैं जब आप अपना प्रोग्राम बनाते हैं तो उसको मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, जिसके लिए हम लोग जानते हैं कि हमें एक कंपाइलर की जरूरत होती है। कंपाइलर क्या करता है, हमारे प्रोग्राम को मशीनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। देन उसके बाद में हम लोग यूज करते हैं लिंकर को। लिंकर जो है वो लाइब्रेरी फंक्शंस को हमारे मेन जो ऑब्जेक्ट कोड है, यानी कि हमारे पास जो मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म की जो फाइल है उसके साथ में लिंक करता है। तो हम लोग देखेंगे कि अपना एक नया प्रोग्राम बनाना, उसको कंपाइल करना, उसको लिंक करना, उसको एग्जीक्यूट करना, ये सारे प्रोसेस। तो मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ अपने कोड को। तो मैं यहाँ सोर्स फाइल पे क्लिक करूंगा। जब सोर्स फाइल पे मैं क्लिक करूंगा तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक जैसे मैं कमेंट के थ्रू बता देता हूँ कि हमारा आज का पैटर्न क्या है। तो आप लोग जानते हैं शायद कि सी लैंग्वेज को यूज करते टाइम पर आप जो कमेंट बनाते हैं वो दो तरीके से बना सकते हैं। मेरा जो पहला कमेंट है, यानी कि अभी जो मैं बता रहा हूँ आपको ब्लॉक कमेंट है, आप इस तरीके से भी अपने कमेंट बना सकते हैं और एक डबल स्लैश के बाद में भी आप जो लिखते हैं वो आपका कमेंट बन जाता है। देखिए यहाँ पर आज जो मैं पैटर्न यूज करने वाला हूँ, सबसे पहले उसके लिए मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ भाई मेरा जो आउटपुट है वो ऐसा आना चाहिए 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस 4 स्पेस 5। तो इस प्रोग्राम को बनाने के लिए, यानी कि इस कोड को या इस पैटर्न को बनाने के लिए मुझे जो कोड लिखना है वो इस तरीके से हो सकता है। मैं सिंपल सा प्रिंट एफ में जाऊंगा और प्रिंट एफ में जाकर के 1 से लेकर 5 तक यानी कंटिन्यू लिख दूंगा प्रिंट एफ में, डबल कोट्स में 1 2 3 4 5 इस तरीके से। लेकिन अगर हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर ये जो नंबर है वो 5 नहीं 10 तक जाए, 20 तक जाए, 50 तक जाए, 100 तक जाए या उससे भी आगे जाए, तो ये प्रिंट एफ में लिखना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, हम लोग यहाँ पर जो यूज करेंगे वो होगा आपके पास लूप। तो थोड़ा सा लूप के बारे में भी बात करते हैं। आप लोग जानते हैं कि जो सी लैंग्वेज में जो लूप होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। एक आपके पास होता है वाइल लूप, दूसरा आपके पास होता है डू वाइल लूप और तीसरा आपके पास होता है फॉर लूप। इस तरीके से आप यहाँ पर जो सी लैंग्वेज में और कुछ दूसरी लैंग्वेजेस में भी इन लूप्स को यूज में लेते हैं। देखिए लूप जो भी हो उसके कुछ पार्ट होते हैं, आप चाहे वाइल लूप को लीजिए, चाहे डू वाइल को लीजिए, चाहे फॉर लूप को लीजिए। लूप का मतलब होता है कि हमको कोई स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करना है। तो यानी कि मैं चाहता हूं मुझे 10 से 20 तक के नंबर को प्रिंट करना। स्टार्ट कहां से करूंगा, 10 से, एंड कहां पे करूंगा, 20 तक। तो मुझे यहाँ पर ये बताना पड़ता है स्टार्टिंग वैल्यूज क्या है, यानी कि मुझे जो है वो अपने लूप को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। इनिशियलाइज का मतलब हो गया कि किसी वेरिएबल में मैं एक वैल्यूज को सेट करूंगा और उसके अकॉर्डिंग फिर मैं आगे बढ़ता हुआ जाऊंगा। तो उसके बाद में आता है मेरे पास इसका जो दूसरा पार्ट होता है लूप का, वो होता है कंडीशन। कंडीशन का मतलब हो गया कि आप यहाँ पर चेक करें कि लूप कब तक चलेगा, जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक चलेगा। जैसे मैं लिख देता हूं x इक्वल्स टू 1 सपोज। तो यहाँ पर मेरे पास सपोज एक x नाम की वेरिएबल होगी जो 1 से शुरू हो रही है। अब ये कब तक चलना है आपको, तो मुझे यहाँ पे जाके लिखना पड़ेगा while, जब तक की क्या, तो मैं लिखूंगा x जो है वो छोटा या बराबर हो 5 के, इस तरीके से। और फिर उसके बाद में मेरे पास एक बॉडी रहती है, यानी कि मुझे इस लूप के अंदर ये बताना पड़ेगा कि मुझे क्या प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए आप यहाँ पर कोई स्टेटमेंट लिख सकते हैं। उसके बाद में मुझे यहाँ पर x की वैल्यू जो अभी 1 है उसको 2 करनी पड़ेगी। तो 2 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यूज को इंक्रीज, इस तरीके से। तो आप लोग जानते हैं कि ये जो लूप है वो 1 से मैंने स्टार्ट किया है, ये अंदर आएगा, अंदर आके कुछ स्टेटमेंट्स होंगे, कुछ भी हो सकते हैं। देन उसके बाद में हम लोग x की वैल्यूज को इंक्रीज करेंगे, तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी। ये यहाँ से वापस ऊपर आएगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो है आपके पास वो है इनिशियलाइजेशन,
इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है आप अपने लूप को सेट करते हैं, स्टार्ट करना है, कहाँ से करेंगे। इस तरीके से यहाँ पर ये जो है आपके पास में वो हो गया आपके पास कंडीशन, यानी कि वैल्यूज जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी और कब तक चलेगी। तो ये सब कुछ यहाँ पर व्हाइल लूप उसको हैंडल करता है। इसी तरीके से अब हम लोगों को यहाँ पर जो है वो लिखना पड़ेगा री इनिशियलाइजेशन। तो यहाँ री इनिशियलाइजेशन का मतलब हो गया है कि यहाँ इनिशियलाइजेशन था, x की वैल्यू को मैंने 1 किया है, यहाँ पर मैंने कंडीशन सेट कर दी और उसके बाद में अपनी वेरिएबल्स को मैं आगे और बढ़ाता जा रहा हूँ। मीन्स जो वेरिएबल्स की जो वैल्यू है 1 है तो उसको 2 किया, 3 किया, 4 किया, इस टाइप से हम लोग आगे चलते हुए जा रहे हैं। तो देखिए लगभग यही प्रोग्राम भी है, हम लोग यही चाहते भी हैं, बस मुझे यहाँ पर क्या करना है, प्रिंट एफ लिखना है। प्रिंट एफ एक फंक्शन होता है सी लैंग्वेज में, जिसके अंदर आप लोग जो कुछ भी स्टेटमेंट लिखते हैं, जैसे कि मैं सपोज यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो, तो ये जो हेलो है वो जितनी बार भी आप लोग लूप की वैल्यूज को सेट करेंगे उतनी बार ये प्रिंट होता हुआ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार हेलो लिखता हूँ और उसके बाद में मैं इसके अंदर लिख दूंगा /n। तो /n क्या करेगा, आपके प्रिंट करने के बाद आपके कर्सर को न्यू लाइन पे लेके आएगा। तो मैं इस तरीके से यहाँ पर ये लिख रहा था डबल कोट्स के अंदर हेलो, उसके बाद में थोड़ा सा एक मैंने स्पेस छोड़ दिया ऐसे ही, और उसके बाद में न्यू लाइन। तो ऑलमोस्ट अपना प्रोग्राम रेडी है। मैं इस प्रोग्राम के या इस जो ये जो कोड है मेरे पास, मैं इस कोड की ऐसे ही कॉपी कर लेता हूं ताकि आप लोग इसको अच्छे से और देख पाएंगे। तो मैंने इसको कोड को कॉपी किया है, बस इसके बाहर आ जाता हूं मैं, मीन्स आपके कमेंट के बाहर आ चुका हूं मैं। अब मुझे यहाँ पर जो है ये जो मैंने कमेंट्स में लिख रखे थे, बस मुझे यहाँ से ये हटाना है। ठीक है, तो इस तरीके से अपना जो प्रोग्राम है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। आप लोग एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे, इस प्रोग्राम को चला के देखेंगे। मुझे एक चीज और यहाँ पर करनी पड़ेगी, ये जो x मैंने लिखा है, इस x की वैल्यू को मुझे सेट करना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा x की वैल्यू 1। ठीक है, तो अब हम लोग इस चीज को वापस से एक बार समझ रहे हैं। जो मैंने वेरिएबल्स डिक्लेयर करी जैसे x, इस x की वेरिएबल्स के अंदर मैंने यहाँ पर 1 की वैल्यू को सेट किया है। ठीक है, उसके बाद में आपके पास यहाँ पर एक लूप था, यानी कि x कब तक चलेगा, जब तक कि वो 5 नहीं हो जाता या 5 के इक्वल नहीं हो जाता, तब तक ये चलता जाएगा। इसके अंदर आने के बाद वो हेलो को प्रिंट करेगा और उसके बाद में x की वैल्यूज को इंक्रीज, यानी कि जब यहाँ पर वो x की वेरिएबल्स, यहाँ अगर हम लोग देखें तो x जो वेरिएबल है उसकी जो वैल्यू है वो अभी हो चुकी है 1। इसी तरीके से यहाँ आएगा, यहाँ आकर के चेक करेगा कि 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, तो इसका आंसर आएगा ट्रू। ट्रू का मतलब हो गया है कि एक्चुअल में आप लोग जानते होंगे शायद किसी लैंग्वेज में ट्रू का मतलब यहाँ पर 1 होता है और फॉल्स का मतलब 0। तो ये जो है उसको 1 पास करती है। 1 पास करने का मतलब आप शायद ज्यादा अगर टेक्निकल नहीं जानते हैं तो ठीक है, आप यही कह सकते हैं कि इसने इसको जो है वो ट्रू मेंशन किया है। इस तरीके से प्रिंट एफ में अगर हम लोग आएंगे तो प्रिंट एफ यहाँ पर इस स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा जो भी इसमें आपने लिखा होगा। उसके बाद में ये x की जो वैल्यू अभी 1 थी इसको क्या कर देगा, 2 कर देगा। 2 करने के बाद यहाँ पर ये जो लूप है वो वापस, यानी कि इसका जो काउंटर है वो इस जगह पे आएगा कंडीशन के पास। ठीक है, आप एक बार इस चीज को अच्छे से ऑब्जर्व करिए कि जो मैंने इनिशियलाइज किया था वो केवल एक बार होता है। उसके बाद में हम लोग जब आएंगे कंडीशन के पास, कंडीशन से लूप में आएंगे, रीइनिशियलाइज हो जाने के बाद वापस हम लोग कंडीशन के साथ इस तरीके से अंदर ही घूमते रहते हैं जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो इस तरीके से अभी ये वेरिएबल्स की वैल्यू 2 हो चुकी है, कंडीशन ट्रू है, फिर अंदर आए इस तरीके से अब इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। ऊपर आओगे, कंडीशन ट्रू है, इसको प्रिंट कर देगा। अब इसकी वैल्यू 4 हो चुकी है, ऊपर जाएगा, कंडीशन ट्रू है, वापस इसको प्रिंट कर देगा। आप यहाँ आएंगे, अब इसकी वैल्यू इसको 5 कर देगा। आप ऊपर जाएंगे, कंडीशन अभी भी ट्रू है, 5 इज लेस देन और इक्वल्स टू 5 लिखा है, तो इसको फिर से प्रिंट कर देगा ये, और इसके बाद इसकी वैल्यूज को 6 कर देगा। अब अगर हम लोग वापस ऊपर जाएंगे तो आप जानते हैं 6 इज लेस देन इक्वल्स टू 5 को चेक कर रहा है। उस केस में यहाँ पर कंडीशन क्या हो जाएगी, अब अपनी फॉल्स फॉल्स हो जाएगी, तो आप सीधे इस लूप से बाहर निकल जाएंगे, मतलब सीधे ही आप यहाँ आ जाएंगे। अगर यहाँ आपने कोई स्टेटमेंट लिखा है तो वो स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो देखते हैं हम लोग अपने प्रोग्राम को एक बार चला करके। इससे पहले मुझे यहाँ पर कुछ और कोड लिखना पड़ेगा, यानी कि ये तो हमारा लॉजिक था। अब सी लैंग्वेज में हम लोगों को क्या क्या कुछ लिखना पड़ता है, तो देखिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है हैश इंक्लूड stdio.h। ये एक हेडर फाइल है, यानी कि ये हेडर फाइल जो है वो इस printf फंक्शन को हैंडल करती है। जो printf फंक्शन है वो एक्चुअल में जो डिक्लेयर है वो किस में है, stdio.h में। और stdio.h का मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल। तो ऐसी बहुत सारी हेडर फाइल्स होती है जो हम लोग अपनी रिक्वायरमेंट पे यूज में लेते हैं।
जैसे आप लोग जानते हैं हमारे पास एक हेडर फाइल है stdio.h, एक है आपके पास conio.h, ऐसे ही आपके पास mlog.h है, या हम लोग कह सकते हैं जैसे कि time.h है, dos.h है, string.h है, और ऐसे बहुत सारी आपके पास हेडर फाइल है जो हम लोग यूज में लेते हैं। इसी तरीके से अब इसके बाद में, क्योंकि मुझे ये प्रोग्राम चलाना है, एग्जीक्यूट करना है, तो एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे एक फंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, void main। एक्चुअल में फंक्शन का जो नाम है वो तो मेन ही है, ठीक है, मेन फंक्शन है। अब इस मेन फंक्शन जो है इसके अंदर हम लोग अपने पूरे कोड को लिखेंगे, यानी कि जितना भी प्रोग्राम हमने लिखा है वो पूरा कहाँ लिखते हैं हम लोग, मेन फंक्शन में। अब देखिए जब मैं इस प्रोग्राम को चलाऊंगा तो ये मेरा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये विंडोज जो है वो डॉस लेयर के ऊपर काम करता है, आप जानते हैं। तो ये जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएगा तो ये किसको बोलेगा, डॉस को कहेगा कि भाई मैं अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ, अब मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली टर्मिनेट हो रहा है। हो सकता है कोई एरर की वजह से, अब नॉर्मली या कोई कंडीशन की वजह से आपका प्रोग्राम जो है वो पहले ही टर्मिनेट हो जाएगा या जो है आपके पास एंड हो जाएगा। तो ये कैसे जो है वो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को बताएगा, तो उसके लिए यहाँ पर ये क्या करता है, सी लैंग्वेज में आपने कई बार देखा होगा लिखा होता है रिटर्न, रिटर्न जीरो। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है रिटर्न जीरो। अगर आपने रिटर्न जीरो लिखा है तो जीरो जो है आप जानते हैं कि ये आपके पास एक नंबर होता है, और सी लैंग्वेज में नंबर को हम लोग यहाँ पर जो यूज करते हैं नंबर के लिए वो होता है इंट। तो आप लोग जान गए होंगे कि जो मेन फंक्शन है वो जब प्रोग्राम सक्सेसफुली टर्मिनेट होगा तो रिटर्न करेगा जीरो, और जीरो का जो टाइप है वो इंट है, इसलिए मैंने यहाँ पर बताया कि जो मेन फंक्शन है उसका रिटर्न टाइप क्या होगा, इंटीजर। ठीक है, इस तरीके से आपने अपना प्रोग्राम बनाया है। इसी तरीके से अगर आप लोग चाहें तो इसको इंट लिख सकते हैं, अगर आपको लगता है आपको इंट नहीं लिखना है तो कुछ बुक्स में आपने देखा होगा यहाँ पर void main भी लिखा होता है। तो एक बार हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट प्रोग्राम में हम लोग void main करके भी देखेंगे। तो मुझे सबसे पहले अपने प्रोग्राम को सेव करना होगा, और सेव करने के बाद अपनी फाइल को एग्जीक्यूट करना होगा। सेव करने के लिए आप लोग जानते हैं, फाइल में जाएंगे, सेव बटन पे क्लिक कर देंगे, इसकी शॉर्टकट भी होती है कंट्रोल एस, आप कर सकते हैं। अपने प्रोग्राम को आप अपने सिस्टम में कहीं पर भी सेव कर सकते हैं। मैंने एक फोल्डर बना रखा है सी प्रोग्स के नाम से, यानी कि सी प्रोग्राम्स मेरे सारे इसी जगह पे स्टोर होने चाहिए। तो मैं नाम ले रहा हूं P1। P1 इसके बाद आपको लिखना पड़ेगा डॉट सी। डॉट सी जो है एक एक्सटेंशन होता है सी लैंग्वेज का। बाय डिफॉल्ट ये सी प्लस प्लस की आईडी पे काम कर रहा है, इसलिए आपकी फाइल का एक्सटेंशन डॉट सीपीपी कर देगा। अगर सीपीपी करेगा तो फिर आपके सामने शायद एरर आ सकती है, क्योंकि कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जो सी में चलते हैं, सी प्लस प्लस में नहीं चलते हैं, या सी प्लस प्लस में चलते हैं, सी में नहीं चलते हैं। तो आपको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि आपका प्रोग्राम सी में बना है, इसलिए आपको इसका जो एक्सटेंशन है वो डॉट सी लिखना पड़ेगा। तो देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, पीटी या P1 लिख देता हूँ सपोज पैटर्न 1 के लिए, और फिर मैं लिख देता हूँ डॉट सी। इस तरीके से मैंने अपने प्रोग्राम को सेव कर दिया है। सेव कर देने के बाद मुझे अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, यहाँ एग्जीक्यूट नाम के मेन्यू में। इसमें आप देख सकते हैं एक ऑप्शन है आपके पास कंपाइल। कंपाइल बटन पे क्लिक करेंगे, आपके पास अगर कोई एरर्स है तो वो आपको एरर शो करेगा। यहाँ पर जैसे कि एक एरर आई है इंक्लूड में, तो इंक्लूड की स्पेलिंग में मिस्टेक है, ठीक है, INCLUDE, तो मैंने यहाँ पर स्पेलिंग गलत लिखी थी, तो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो है एरर के बारे में, तो एरर को चेक करने के लिए आपने देखा होगा शॉर्टकट भी थी, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो एग्जीक्यूट है इसमें कंपाइल है, कंपाइल की शॉर्टकट है आपके पास F9। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे अब यहाँ पर जो है कोई एरर नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आपका प्रोग्राम एकदम एग्जैक्टली ये सही है। अब बस मुझे क्या करना है, प्रोग्राम को, क्योंकि कंपाइल हो चुका है, मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, तो मैं इस प्रोग्राम को जो है वो सीधे सीधे एग्जीक्यूट कर सकता हूँ या रन कर सकता हूँ। रन करने की शॉर्टकट है आपके पास F10। इस बारे में आपको ध्यान रखना होगा, जब भी आप अपने प्रोग्राम को बनाएंगे, अगर बाय द वे जैसे आपने अभी कंपाइल कर दिया है, ठीक है, इसके बाद में आपने अगर इस प्रोग्राम में और कहीं कुछ चेंजेस किए, आप केवल अगर रन कर रहे हैं, तो ध्यान रखिए जो पहले आपने जो डेटा या जो आपने प्रोग्राम बनाया था बस वो वाला कोड ही आपका एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि फिर ये इसको अपडेट नहीं कर रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि अपडेट भी हो तो इसलिए आपको हर बार एक बार कंपाइल करना पड़ेगा और फिर आपको इसको रन करना पड़ेगा। इससे अच्छा है आप चाहें तो यहाँ पर कंपाइल एंड रन नाम के जो ऑप्शन मिल रहा है इसको भी आप यूज कर सकते हैं, जिसकी शॉर्टकट F11 है। मैं इस बटन पे जाके क्लिक कर दूंगा, आप देखेंगे मेरा जो प्रोग्राम है उसका कुछ आउटपुट आएगा। मैंने अपने प्रोग्राम में यही लिखा है अभी तक, हेलो 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 हेलो, यानी कि 5 टाइम तक मैंने इसको प्रिंट किया है। आप जानते हैं अगर अब मुझे इसको अगर 100 बार लिखना है, अगर 100 टाइम एग्जीक्यूट करना है,
तो मुझे बस इतना सा काम करना है, यहाँ पर जो मैंने लिखा है 5, यहाँ पर मैं लिख दूंगा 100, तो 100 टाइम चल जाएगा। जैसे इस बार मैं 5 की जगह 15 लिख देता हूँ। इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है, तो एग्जीक्यूट करने के लिए क्या आपके पास F11 कंपाइल एंड रन दोनों एक साथ काम करेगा। आप देखेंगे यहाँ पर कि ये 15 टाइम तक प्रिंट हो चुका है। ऐसे ही आप जितनी बार इसको प्रिंट करना चाहते हैं स्टेटमेंट को जो आपने लूप में लिखा है, तो वो आप यहाँ पर जो है उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं अपने प्रोग्राम के पास, यानी कि हमारी जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है वो क्या है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे, बस मुझे इस बार हेलो नहीं लिखना है, हेलो की जगह मैं यहाँ पे जाके लिखूंगा परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज लिखने का मतलब है आप यहाँ पर कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर बता रहे हैं। आज का जो प्रोग्राम है वो मेरा वो है 1 2 3 4 5 इस तरीके से प्रिंट करना। आप देख सकते हैं हमने ऊपर यहाँ लिखा भी था, मैं चाहता हूँ 1 2 3 4 5 इसको प्रिंट करना है, लेकिन ध्यान रखिए इसके अंदर मैंने स्पेस दिया है, न्यू लाइन नहीं दी है। तो मैं यहाँ पर आऊंगा और यहाँ मुझे फॉर्मेट का स्पेसिफायर बताना पड़ेगा। फॉर्मेट स्पेसिफायर, क्योंकि ये नंबर है तो नंबर के लिए आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं परसेंटेज डी यानी कि डिजिट्स, आप चाहें तो लिख सकते हैं परसेंटेज आई फॉर इंटीजर। अब इसके बाद में मेरे को सिर्फ एक स्पेस चाहिए, तो मैंने सिर्फ एक स्पेस रखा है। आप चाहते हैं कि कंटेंट आपका न्यू लाइन में आए तो आप यहाँ पर /n को भी रख सकते थे। अब ये जो वैल्यूज है परसेंटेज डी है, वो कौन सी वैल्यू को लेके आएगा, कहां से लेकर के आएगा, तो आपको यहाँ पर वो भी बताना पड़ेगा। तो मेरे पास ये जो नंबर है 1 2 3 4 या आपने 20 30 50 जब तक चलाया है, वो सब कहाँ से आ रहा है आपके पास x से। तो मुझे यहाँ पर जाकर के अपने कोड में लिखना पड़ेगा डबल कोट्स के बाद में कॉमा, उसके बाद में x लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग इस प्रोग्राम को एक बार एग्जीक्यूट करेंगे। 5 टाइम्स तक ये प्रोग्राम मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा F11 की के बाद। आप देख सकते हैं जो मैंने कहा था 1 2 3 4 5 स्पेस के साथ आना चाहिए, तो आप इसको ऐसे हैंडल कर सकते हैं। आपको लगता है मुझे इसको न्यू लाइन में लेना है, तो सिंपल सा कुछ नहीं करना है, बस /n आपको लिखना है। और आप देखेंगे जब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो इस बार जो है आपके पास में 1 2 3 4 5 वो न्यू लाइन में आना शुरू हो जाएगा इस तरीके। तो आज हमने फर्स्ट पैटर्न बनाया है, इसके बाद हम लोग कुछ और पैटर्न्स भी बनाएंगे। अगले पैटर्न्स को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।